मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैंने लड़कियां देखी हैं आजकल स्मोकिंग में जा रही हैं, ड्रग एडिक्शन में जा रही हैं, तो वो ये सारी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खा रही हैं, वो अपना सुसाइड करना चाहती हैं। ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके कारण इनको मानसिक तनाव भी हो जाता है। टीन एज के जो बच्चे हैं या मिड एज की जो महिलाएं हैं, तो उन लोगों को किस तरह की एक्सरसाइज पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है? एक्सरसाइज करते हैं या कसरत करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। चेहरे पर मुहासे हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड हो रहे हैं या बहुत कम है या पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये आम समस्या नहीं है, आपको पीसीओएस हो सकता है। अब ये पीसीओएस है क्या? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं PGI-MER में गायनेकोलॉजिस्ट विभाग में प्रोफेसर, इनफर्टिलिटी विभाग की हेड डॉक्टर शालिनी गेंदर। पीसीओएस या पीसीओडी, तो ये किस तरह से किस हद तक हमें हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी सेहत को प्रभावित करती है, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं PGI में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध उनियाल। डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर अनिरुद्ध, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में ये समझा दें कि पीसीओएस है क्या? पहले तो धन्यवाद ट्रिब्यून का, जो इसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे यहाँ बुलाया इसके बारे में अवेयरनेस और जनता को बताने के लिए। जो मेरे ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब है कि सब लोगों को पता चले और लोग हमारे पास इलाज के लिए जल्द से जल्द आएँ इस प्रॉब्लम को लेके, ताकि जो इसकी आगे जाके ज़िंदगी में तकलीफ़ें आने वाली हैं उससे पहले ही हम इसका इलाज कर सकें। सो सरल भाषा में बताया जाए तो पीसीओएस, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, पहले इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते थे, ये एक बीमारी ना होके एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। और अब तो आजकल तो मैं बोलूँगी जो ये एज है जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, माहवारी शुरू होती है, और जब माहवारी बंद होती है, इस एज ग्रुप को ही ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, आदमियों जैसे मुंह पे बाल आने लग जाते हैं, और आपकी जो है वज़न बढ़ने लग जाता है। और आम सब लोग ये सोचते हैं कि अगर पीरियड 45 दिन पे आता है, 45 डेज पे आता है, तो वो नॉर्मल है, और वो बोलते हैं कि मेरा तो साइकिल ही मैडम ऐसा था। बट जो भी साइकिल अगर 35 या 35 या 45 दिन से ज़्यादा होने लग जाए तो एक बार पता करना चाहिए, और आपका वज़न बढ़ रहा है और बाकी सारी जो इन्होंने बताए आपके सिम्टम्स हैं, अगर वो आपको हो रहे हैं तो आपको हमारे को मिलना चाहिए, ताकि जो ये सब प्रॉब्लम्स कर रहा है इसका हम निदान कर सकें। डॉक्टर शालिनी, क्या आप भी मानती हैं कि पिछले कुछ सालों में यंग एज की जो लड़कियां हैं, टीन एज लड़कियां हैं, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है? ये तो पक्का ही है, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से पीजीआई में हूँ, और पहले हमारे को हफ्ते में आप सोचो 3-4 लड़कियाँ मिलती थी, अभी हर एक ओपीडी में 5-6 हो गए हैं। तो ये हम आम देखा भी जाए तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, खाने को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण ये आप सुनने में भी आएगा कि वो माहवारी शुरू तो हो गई है पर रेगुलर नहीं आती है। सो ये तो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है। डॉक्टर अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली में बदलाव से इस समस्या को हम किस हद तक ठीक कर सकते हैं, इसका कितना असर है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रिब्यून का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमें इतने सारे लोगों से कनेक्ट करने का, और जो आज डे बाय डे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करने का आपके माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं किस प्रकार से डे बाय डे, जैसा आपने बताया, पीसीओएस मैम ने बताया कि डे बाय डे बढ़ रहा है, हमारे ओपीडी में डेली पेशेंट काउंट बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा खान पान है, या जो हमने जो एनर्जी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे लगानी थी, या जो फिटनेस के रिलेटेड जो हमें अवेयर होना था, उसके बदले हम वो एनर्जी को कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में या कहीं ना कहीं गलत जगह उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, रेदर देन उसको हम जो हमें ग्राउंड पे हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए था,
या फिर जो हमारा खान पान है, जो हमारा डाइट है, वो इतना प्रॉपर नहीं है, या उतना जो जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसके कोई बदले स्पेसिफिक डाइट आप रिकमेंड करते हैं इसके लिए? देखिए बेसिकली जो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड लो फैट डाइट, एंड कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक फार्मूला। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं तो कौन से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? ओट्स हो गए, वीट हो गया, राइस हो गया, दाल्स हो गई। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन में हमारे पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। इन चीज़ों को हमने ज़्यादा, रेदर देन जो आज हम कहीं ना कहीं फास्ट फूड की तरफ या ऐसे फूड को ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, या जो ये पैक्ड फूड्स आते हैं, इन पे हम ज़्यादा कई बार डिपेंडेंट, जंक फूड पे ज़्यादा अवॉइड हमने बिल्कुल करना है। और जो हाई प्रोटीन डाइट है, हाई फाइबर डाइट है, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है, और हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। यंग एज लड़कियों को जब ये पीसीओएस की समस्या हो रही है तो कैसे पहचाने हम कि हमारी बेटी, हमारी बिटिया के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? देखो, ये तो सबसे पहले मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है। अगर उसके साइकिल्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो अगर 2 साल हो गए हैं पीरियड शुरू हुए, तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि क्यों पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। फिर अगर मैंने देखा है जो हमारे पास लड़कियां आती हैं वो बहुत लेट आते हैं, तो अगर मुंह पे बाल ऑलरेडी आ गए हैं तो उनको हम जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट से ख़त्म नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम कि हम उसको लेज़र करवा लें, या सब कुछ लड़कियां शेविंग करती हैं, कुछ वैक्सिंग करती हैं। बट जो नए बाल आ रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं, उसके लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। पर मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम उनकी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। जैसे इन्होंने बोला, लाइफस्टाइल में एक आता है डाइट आता है, दूसरा आता है फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज आता है। इसके बारे में डॉक्टर अनिरुद्ध बताएंगे। बट इसके बावजूद जब अगर ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, मुंह पे बाल आने शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद हमें पता है कि लड़की का हार्मोन्स ठीक नहीं है। हार्मोन्स में मतलब है कि उसको मेन प्रॉब्लम क्या है, महीना तभी रेगुलर आता है अगर हमारी ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनता है, महीने में, महीने दर महीने एक अंडा बनता है जिसके से वो बच्चा रह सकता है। जब वो फर्टाइल हो गई है तब पीरियड आना शुरू हो गया। फर्टाइल मतलब जब वो बच्चा पैदा करने की उसकी कैपेसिटी होगी, हाँ, रिप्रोडक्टिव एज में आ गई है। तो अगर वो अंडा नहीं बन रहा, तो अंडा अगर बनता है तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। तो वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता, तो उससे क्या होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है। या तो उसका अपने आप वो ओबेसिटी है, मतलब वजन ज़्यादा है, इसके कारण वो पीसीओएस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। या फिर मदर को अगर पीसीओएस था या मदर को डायबिटीज़ है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां आती हैं जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ होती है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। हाँ, तो वो जेनेटिकली मदर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को डायबिटीज़ था, तो वो आगे जाके जब वो उसकी मदर वो अपने माँ के पेट में थी, तो माँ के शुगर कंट्रोल नहीं थे, तो उसके कारण उसको कुछ हुआ। तो जब वो बड़ी होती है तो उसको पीसीओ हो जाता है। पीसीओ को फिर उसके कारण उसकी ओवुलेशन नहीं होती। तो ओवुलेशन अगर नहीं हो रही तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा, तो फिर वो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, कोलेस्ट्रॉल में से ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है। ईस्ट्रोजन जब बढ़ता जाता है तो उसमें से मेल हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन जो बढ़ता है उसके कारण बाल आते हैं और सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हर ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। ओके, जो ये मेल हार्मोन बनता है हमारी बॉडी में, ये किस तरह से काम करता है? बाल आने के अलावा, मोटापा बढ़ने के अलावा भी इसके कुछ असर होते हैं हमारी बॉडी में? देखो, एक तो ये यूट्रस को, जो मेन ऑर्गन है हमारा, उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ रहा है तो आपको पीरियड कम आने शुरू हो जाएंगे। पर अगर टेस्टोस्टेरॉन से पहले आपका ईस्ट्रोजन बहुत बढ़ता जा रहा है तो आपको पीरियड आएंगे नहीं, लेट आएंगे, और लेट आने के बाद बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। वो तो बहुत ही सीरियस बात है, उसको तो हमें पक्का ही डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए कि मेरे को पीरियड आते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद आते हैं और ज़्यादा आते हैं। 2-3 महीने के बाद कम आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है यूट्रस में। पर अगर ज़्यादा आने लग जाएं तो दैट इज़ आपको आगे जाके लाइफ में, जब आपकी उम्र ऐसे ही साइकिल चलते रहेंगे, सो एक तो ये प्रॉब्लम है। ये पीसीओएस या पीसीओडी हमारी प्रेगनेंसी को कितना और किस हद तक प्रभावित करता है? जो हमारे पास, देखो, हमारे पास पीजीआई में हम इसके साथ मतलब दिलो जान से जुड़े हुए हैं। हमने डिफरेंट क्लिनिक्स के साथ अपनी अटैचमेंट की हुई है, और हमारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक है जहाँ पे इनके बच्चा नहीं होता। पीसीओएस, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उनके प्रेगनेंसी तो होगी अगर अंडा बनेगा। हम दवाइयाँ देते हैं जिससे उसका अंडा बने और वो प्रेग्नेंट हो जाए। अगर
कई बार क्या होता है कि जैसे वो प्राइवेट में दिखा रहे हैं या कहीं और दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर उनका अंडा ही नहीं बना सकते और उनको डोनर अंडे की सलाह देते हैं। वो भी मतलब ये जो है, इसको कितनी दवाई और किस दवाई से अंडा बन सकता है, इसके बारे में भी हमने बहुत रिसर्च किया और हमारी जानकारी थोड़ी ज़्यादा है इसके बारे में। दूसरी चीज़ है, हमारे पास फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, हमारे पास डाइट क्लिनिक है। हम कई बार क्या होता है, इन बच्चों को बिकॉज ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके कारण इनको मानसिक तनाव भी हो जाता है। तो हमारा साइकेट्री के साथ भी हमें लिंक रखा है। फिर जो चमड़ी के डॉक्टर हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अगर सिर्फ चमड़ी वाले डॉक्टर इलाज करता रहेगा, जैसे मुंह पे मुहासे आने या बाल गिरने, या जैसे कहते हैं मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस, जिसे कहते हैं आदमियों की तरह ये जो आपका हेयर लाइन है यही रिसीड और ऊपर के बाल जो हैं कम हो जाते हैं। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। और अगर कई बार क्या होता है, अगर बहुत ही अनट्रीटेड रहती हैं लड़कियां, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे आदमियों के होता है, पेट की तरफ फैट बढ़ने लग जाता है और ये सारा कुछ मेल टाइप बॉडी हो जाती है, स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है। तो जब ये इतना सीवियर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ होने की क्षमता इन लोगों में ज़्यादा होती है। तो ये सब जब प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, तो हम उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहली बात है डायग्नोसिस। फिर इनमें क्या होता है, फैटी लिवर भी ज़्यादा होता है। फैटी लिवर भी होगा ज़्यादा, विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ख़राब होता है। तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर वो सब को किस लेवल पे है और उसका कहाँ निदान है और रिवर्स करना, मतलब ये हम सीढ़ी तो चढ़ गए, अब उसको नीचे आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें लाइफस्टाइल हेल्प लेनी पड़ती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो सारा कुछ साथ साथ चलता है इसका। ओके डॉक्टर अनिरुद्ध, ये बताएं कि टीन एज के जो बच्चे हैं या मिड एज की जो महिलाएं हैं, तो उन लोगों को किस तरह की एक्सरसाइजेज पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेज होनी चाहिए और बड़ी एज की महिलाओं के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेज ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए, जैसा मैम ने बताया कि जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उनके कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इट इज़ नाउ साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कसरत करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपने बात किया कि हमें किस तरह की एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए। जैसे हमारी बहुत सी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो जिम नहीं जा पाती हैं रेगुलरली, तो घर पर वो किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकती हैं? अगर वो रेगुलर जिम नहीं जा रही हैं, योगा सेंटर, योगा क्लासेस नहीं जा रही हैं, तो देखिए, बेसिकली देखा जाए, इसके लिए एक गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें हमारे 2 टारगेट होते हैं। बेसिकली 2 तरीके के पेशेंट होते हैं। एक ही होते हैं जिनका हमें वेट मेंटेन करना है, दूसरे ये है कि हमें वेट रिडक्शन करना है, कि मान लीजिए पीसीओएस है लेकिन मोटापा नहीं है, बीएमआई अंडर मेंटेनेंस है। तो उनके लिए जो हमारा मतलब प्रोटोकॉल है, दैट इज़ 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर हम 30 to 40 मिनट्स भी अगर डेली चलते हैं या डेली वॉक करते हैं या मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। 5 to 6 डेज में आप फॉलोड बाय 2 days रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, दैट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अगर आपने वेट लूज़ करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका बीएमआई ज़्यादा है, आप ओबीस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो बेसिकली 300 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो डबल हो जाता है कहीं ना कहीं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं या जिम जा रहे हैं, या तो हमें क्या रहता है, जैसा मैम ने बताया, बॉडी शेमिंग की एक हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, या फिर लोग इस बारे में सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगी, लोग मुझे किस नज़रिए से देखेंगे, या मैं इसको कभी कम ही नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि क्या है, जब हम वेट कम करने की बात आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप आज गए और कल आपका वेट कम हो जाएगा, जादू की छड़ी तो चलेगी नहीं। इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग एक बीमारी को कम करने के चक्कर में ज़्यादा ओवर वर्कआउट कर लेते हैं कई बार, या मसल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ऑल्सो उसके साथ प्रॉपर वार्म अप, 5 to 10 मिनट्स का एक प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, जिसमें आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोअर लिम से चल रहे हैं, तो लोअर लिम की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आफ्टर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, अगर आपने वेट लूज करना है, तो यू कैन एड ऑन सम एनारोबिक एक्सरसाइजेस और सम विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज, फॉलोड बाय सम कूल डाउन एक्सरसाइजेस, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इनमें मोटिवेशन की कमी होती है। जैसे कोई है, वो निकलना ही नहीं चाहती, पब्लिक में जाना ही नहीं चाहती, उसको इतनी बॉडी शेमिंग है कि वो नहीं जाएगी। तो
वो किस तरीके से ये कर्व को हर बार वो आएगी, उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारे में हमें ये इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो डॉक्टर इस केस में क्या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है? वैसे तो आई मीन जो भी हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास वो जाए, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है और उसको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं आते। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैंने लड़कियां देखी हैं कि वो आजकल स्मोकिंग में जा रही हैं, ड्रग एडिक्शन में जा रही हैं, तो वो ये सारी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खा रही हैं, और कई बार क्या है वो अपना सुसाइड करना चाहती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल हर चीज़ मीडिया आपकी लुक के ऊपर फोकस कर रही है और उसके पास तो वो है नहीं है, और वो इतने सालों की इंसल्ट हो गई बॉडी को कि उसको रिवर्स करने में तो टाइम लगेगा। तो जब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब पीसीओएस और पीसीओडी से जो भी प्रभावित है लड़कियां या महिलाएं, वो सुसाइडल थॉट्स भी रख सकती हैं, आप ऐसा बिल्कुल कहना चाह बिल्कुल रही हैं? बिल्कुल, बहुत, मैंने तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब भी मेरे पास ये लड़की आती है तो मैं सारे मरीजों को साइड पे रख के इनके साथ बात करके, क्योंकि हमें पता है, हमने उसको चेक करना है। मैं उसको पूछूंगी खाना कितना खाती हो, वो बोलती है मैं तो खाना मैडम कम ही खाती हूँ। तो उसको पूछोगे तो उसको ये बताना पड़ता है कि बेटा जितना खा रहे हो इसको आधा कर दो। आप ये नहीं बोल सकते कि आप खाना कम कर दो, आप नंबर ऑफ रोटी को कम कर दो। सो आपकी अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे अनाज है, जैसे ज्वार बाजरा, हम उसको बोलें कि जो वाइट्स हैं उनको कम कर दो, मैदा को कम कर दो, शुगर को कम कर दो, राइस को कम कर दो। तो ये सब चीज़ें बता के फाइबर को इंक्रीज कर दो। फाइबर, उसको क्या पता फाइबर क्या है, फाइबर क्या चीज़ होती है, किस चीज़ में फाइबर मिलती है। उसको ये कि आटे को छानो नहीं, आटे को वैसे यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे हमने ये स्टडी किया कि मेथी दाना बहुत अफेक्टिव है। हमने ये देखा कि डायबिटिक फैमिलीज में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो जो भी चीज़ें आपकी डायबिटीज़ के पेशेंट को फ़ायदा देती हैं, जैसे जो भी खाना, मैं तो उनको यही बताती हूँ, आप मिक्स अनाज खाओ। मतलब जो घर में चीजें हैं उन्हें यूज करने से इसे ठीक किया जाता है। और दूध है, दूध में जो आजकल मैंने बोला ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन फ्री मिल्क, आजकल A2 मिल्क की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। दूध पीना है पर इतना भी नहीं पीना है कि वो आपको हार्मोन ही देता जाए, आपके बॉडी का हार्मोनल लेवल तो पहले ही खराब है। सो ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं। ओके, जैसे पीसीओएस को शायद बहुत ज़्यादा थकान लगती है, पीसीओएस जो पेशेंट होते हैं, या बहुत ज़्यादा नींद आती है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल का तो सबसे मेन रोल है। देखिए हम सबको पता है। अगर मैं आपको बेसिक एक चीज़ बताऊं, हम में से कोई भी अगर 30 मिनट चलेगा तो उसके बाद क्या बॉडी को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वी फील बेटर, क्योंकि बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे हम फील गुड हार्मोन कहते हैं या अच्छे हार्मोन कहते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी को अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि गुड स्लीप में भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। क्योंकि जो पीसीओएस का पेशेंट होता है, जैसा मैम ने बताया कि बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा इशू है, उसको बाहर जाने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो जब वो एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है, वर्जिश करता है, तो उसको अपने आप एक फील गुड फैक्टर बॉडी में, कैसे हार्मोन जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो बॉडी में कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं, जो व्यक्ति को अच्छा फील कराते हैं और एक फील गुड फैक्टर बॉडी में रिलीज होता है। आजकल हम योगा पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो जो एक्सरसाइज उसके लिए सबसे ज़्यादा वो घर पे बैठ के कर सकती है, उसको हम अगर वो घर पे, जैसे घर का काम है, अभी क्या है, हम काम वाली रख लेते हैं और हमारा काम जो बेसिक है, नीचे बैठ के काम करना, ये सब नहीं करना चाहते। तो ये छोटी छोटी लाइफ में चेंजेस लानी है कि मैं अपना काम खुद करूं। अगर मेरे जाना है तो मुझे 3 बार सीढ़ी चढ़ना है, अपने घर की सीढ़ी चढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आपके पास वो स्टेप काउंटर है, आजकल तो बहुत ईजीली आता है, तो 10,000 स्टेप्स पर डे ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, मतलब फिटनेस ट्रैकर्स जो हैं वो भी इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब इंटरमिटेंट डाइट से ज़्यादा मैं अचानक ही किसी बहुत ही ज़्यादा वजन हो, उसको बोलो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, तो जो कंप्लायंस है, जो उसकी जो वो है, वो इतनी ज़्यादा मैंने नहीं देखी है। पिछले 2005 से मैं पीसीओएस में काम कर रही हूँ और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, नेशनल लेवल पे आईसीएमआर के किए हैं, और हमने बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस भी छापे हैं इस पे। तो हमने यही देखा कि जो कंप्लायंस है वो थोड़ी कम होती है फॉर एक्सरसाइज। सो इसलिए हम उनको टाइम पीरियड देते हैं, साथ के साथ हम उनका मेडिकल इलाज भी चलाते हैं। अगर कोई पीसीओएस या पीसीओडी डिटेक्ट होता है किसी पेशेंट के साथ, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा?
सबसे पहले तो उसे हमारे पास आना चाहिए। अगर उसको लगता है पीसीओएस, सबसे पहले तो हमें उसको समझाना पड़ता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे पास आपको फॉलो अप पे रहना पड़ेगा। आपको जब तक आपको पीरियड्स आते हैं आपको फॉलो अप पे रहना पड़ेगा, और आपकी इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उसका वो एक तो होने नहीं देंगे और उनका क्योर निकालते रहेंगे। हमारे पास लड़कियां हैं जो शायद पिछले 10, 12, 15 साल से हमारे पास आती हैं क्योंकि वो समझती हैं, और ऐसे भी मदर जो माएँ आती हैं जो कहती हैं कि मैडम हम क्या करें कि हमारे बच्चों को ना हो, क्योंकि इतनी सारी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी है, बच्चा ना होने की प्रॉब्लम देखी है, तो वो कहते हैं कि मैडम हमारे बच्चों को भी नहीं होना चाहिए। सो वो मेरे को ऐसा लगता है कि, और हमारी जो वो बता रही है कि जब वो खुद माँ बनने वाली होती है तो उसके जो शुगर लेवल है उसके शायद उसका कोई इम्पैक्ट होता हो, अभी तो आगे रिसर्च ही बताएगी, बट डायबिटीज़ का इसके साथ काफ़ी एसोसिएशन है क्योंकि बहुत सारी पीसीओ लड़कियों में डायबिटीज़ आगे जाके डायबिटीज़। और किस तरह की बीमारियां पीसीओएस की वजह से हो एक सकती तो हैं? देखो उसको उसका लिपिड प्रोफाइल खराब रहता है, जिसे कहते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होती हैं। सो उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। हार्ट जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है, जब तक तो हमें पीरियड आता है तो हमारे को काफ़ी इस्ट्रोजन प्रोटेक्शन देता है हमारे हार्ट को, लड़कियों को, लेडीज़ को, बट जब हमारा मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद हमारा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा चीज़ है हमारे को, जैसे मैंने बोला, बच्चेदानी का कैंसर, क्योंकि पीरियड रेगुलर नहीं आते तो वो किसी तरीके से आपकी बच्चेदानी को अफेक्ट करते हैं, तो आपको बच्चेदानी का कैंसर होने का हमेशा रिस्क रहता है। बाकी ये सारी डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रिस्क है, और फिर जो आपका वज़न ज़्यादा होने का मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसे मैंने बोला, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। आपके फैटी लिवर हो जाता है तो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट भी ख़राब हो जाते हैं, इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बोन्स भी किसी तरीके से अफेक्ट होती हैं, तो हर ऑर्गन अफेक्ट होता है इसका। किसी तरह के कैंसर का भी खतरा है? ये मैंने आपको बताया ना, एंडोमेट्रियल कैंसर। पीसीओएस क्या सिर्फ महिलाओं को प्रभावित करता है या किसी तरह से पुरुष या लड़के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं? देखो अगर हम इसको पीसीओएस को एक लाइफस्टाइल बीमारी मानते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हम कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों जैसी बन रही हैं, सो वो मुंह पे बाल आ गए, पर जो मेल्स हैं जो आपका जिनका वज़न बढ़ता जा रहा है तो वो फीमेल्स जैसे बनते जा रहे हैं, वो ईस्ट्रोजेनिक हो गया, आपने देखा होगा, थोड़ा वज़न ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल उनके भी ख़राब हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और उनके भी जब हमारे पास आते हैं तो उनके जो स्पर्म जो आपका शिंकाणु हैं वो कम होते हैं, और उनकी दाढ़ी वगैरह नहीं आती है। तो ये सारा लाइफस्टाइल इन अ वे यंग लड़की को भी इफेक्ट करता है, यंग लड़के को भी इफेक्ट करता है। लड़कों में अभी उसका सिंड्रोम का नाम नहीं दिया गया, लड़कियों में उसको पॉलीसिस्टिक। एक और मैं बात बताना चाहूँगी, जब हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरी बोलते हैं तो जो गांव में बैठी लड़की वो पढ़ती है कि मेरी ओवरी में सिस्ट है, तो वो डर जाती है इसके साथ, तो वो एक कोई सिस्ट नहीं हो रहे, वो अंडा नहीं निकल रहा बाहर, ओवरी का साइज बढ़ता जा रहा है। उसके लिए कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं है, बाहर लेप्रोस्कोपी कर देते हैं इसके लिए, तो ये सब कुछ नहीं कराना होता। ये सब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए आप ऑपरेशन कराने लग जाओ, लेप्रोस्कोपी कराने लग जाओ, या बहुत ज़्यादा गलत इलाज कराने लग जाओ। इसमें किसी तरह की सर्जरी की भी किसी स्टेज पर ज़रूरत पड़ती है? पहले हम इसमें लेप्रोस्कोपी से हम इसमें ड्रिलिंग करते थे, पर अब ड्रिलिंग का रोल, जिसे कहते हैं ओवरी के अंदर पंक्चर्स करते थे ये कॉटरी के साथ, पर अब हम वो तो बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ हैं इसमें से अंडा रिलीज़ करने के, और अंडा बनता है तो पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें रिवर्सल हो जाती है। मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं को इसका खतरा है? जो उसके अर्लियर एज में जो इंसल्ट हो चुकी है शरीर पे, उसका जो है कैरी ऑन चलता रहता है मेनोपॉज के बाद, तो यूट्राइन कैंसर का रिस्क जो है, यूट्रस के कैंसर का रिस्क, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसे कहते हैं उसका रिस्क रहता है, हार्ट अटैक का तो मैंने आपको बताया ये रिस्क रहता है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, किस एज तक पीसीओडी का रेगुलर चेकअप या डॉक्टर से टच में रहना चाहिए हमें? हम जब हमारे पास यंग आती है तो पहले हमारे पास उसका एंडोक्राइन क्लिनिक होता है, उसमें हम फॉलो अप करते हैं कि पीरियड्स रेगुलर रहें और उसको सारी चीज़ें, ये मुंह पे बाल वगैरह ना आए। फिर उसके बाद उसको जब बच्चा चाहिए होता है तो वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में शिफ्ट हो जाती है, तो उसको इनफर्टिलिटी का इलाज देते हैं कि उसके प्रेगनेंसी हो। फिर उसके बाद वो जनरल क्लिनिक में शिफ्ट हो जाए
ताकि अगर पीरियड उसको बच्चा नहीं चाहिए, पीरियड इरेगुलर है, तो भी उसको किसी तरीके से उसके बच्चेदानी को नुकसान ना पहुंचे, और फिर मेनोपॉज तक हम उसका फॉलोअप करते हैं। थैंक यू डॉक्टर शालिनी गेंदर, डॉक्टर अनिरुद्ध। दोस्तों, आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी और इस अहम विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और नए वक्त पर किसी नए विषय के साथ। आपकी सेहत आपके हाथ है, इसलिए इसका ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।